गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम आपको पढ़ा रहे थे लसिका नाड़ी तथा पादपों में परिवहन और जल का अवशोषण। जो आज की हमारी हेडिंग है वो है बाष्पोत्सर्जन। हेडिंग डालिए बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन जिसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। बाष्पोत्सर्जन जैसा कि सभी जानते हैं कि क्या होता है बाष्पोत्सर्जन, यानी कि सूर्य जब निकलता है, जब ताप अधिक बढ़ता है तो जल होता है, जल का बाष्पोत्सर्जन हो जाता है। जैसे भूमि में जल कहीं पर एकत्र है तो वह सूख जाता है वहाँ से और वो बाष्प बनकर कहाँ पहुँच जाता है, आसमान में पहुँच जाता है। इसी प्रकार से जो पादप होते हैं, पादप में नीचे जो जल थे कौन सी क्रिया करके ऊपर खींचते हैं, जाइलम की क्रिया करके जल को ऊपर खींचते हैं और पत्तियों पे जब जल पहुंचता है तो पत्तियों के द्वारा बाष्पोत्सर्जन हो जाता है। किसका? जल का। तो जल का बाष्पोत्सर्जन पत्तियों के द्वारा हो जाता है। यही हमारा क्या कहलाता है? बाष्पोत्सर्जन कहलाता है। आपने देखा होगा कि हम लोग कपड़ों को धोकर पानी से भीगे कपड़ों को छत पर फैला देते हैं। कुछ समय के बाद हम देखते हैं कि वह सूख जाते हैं, उसमें पानी जल नहीं रहता है। तो जल कहाँ गया? यानी कि जल का क्या हो गया? बाष्पोत्सर्जन हो गया। इसी तरीके से हम देखते हैं कि सर्दियों के दिनों में हम लोग कपड़ों को छतों में फैला देते हैं या अंदर फैला देते हैं, उसका बाष्पोत्सर्जन जल्दी नहीं हो पाता, यानी कि वह जल्दी नहीं सूख पाते। क्यों? क्योंकि सूर्य की यानी कि ताप आसपास नहीं है, ताप के कारण उसका बाष्पोत्सर्जन नहीं हो पा रहा है। तो आप सभी जान गए होंगे कि बाष्पोत्सर्जन क्या होता है। जैसे तालाबों में जल भरा रहता है बरसात में और सर्दियों में, आपने देखा कि गर्मियों में जल की स्थिति कम हो जाती है, वह धीरे धीरे उसका आकार घटता जाता है, कुछ समय बाद वह वहाँ से सूख जाता है। तो उसका क्या हो गया? बाष्पोत्सर्जन हो गया। आप देखेंगे कि जैसे आपने एक घड़े में पानी भर दिया या गमले में पानी भर दिया, वहाँ पर पादप लगा हुआ है, आप दूसरे दिन जल नहीं डालते उस पादप में तो वह पादप मुरझा जाता है। क्यों? क्योंकि उसका बाष्पोत्सर्जन हो गया। अब उसे किस चीज़ की आवश्यकता है? जल की। तो आज का टॉपिक भी हमारा बाष्पोत्सर्जन ही है। तो लिखेंगे बाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है, बाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवित पौधे अपने बाष्पोत्सर्जन वह प्रक्रिया है जिसमें जीवित पौधे अपने वायवीय भागों जैसे पत्तियों, हरे प्रारूप आदि के द्वारा आंतरिक ऊतकों से पानी को बाष्प के रूप में, जल को बाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। जल को बाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। अब ये कैसे निकल जाता है? पत्तियों से कैसे निकल गया? आपको हमने ये भी बताया कि मान लीजिए जैसे ये क्या है? पत्ती है, ये पत्ती है और इससे जल कैसे निकल गया? क्योंकि इसमें क्या है? हमने क्या बताए थे? इस प्रकार से असंख्य क्या है? रंध्र हैं जिनके द्वारा क्या हो रहा है? बाष्पोत्सर्जन हो रहा है। ऐसे हमारे शरीर में भी तो रंध्र हैं। गर्मियों के दिनों में पसीना बाहर आता है और सूख जाता है, तो है कि नहीं है? तो क्या लिखा? बाहर निकलते हैं। पत्तियों में असंख्य रंध्र उपस्थित होते हैं। पत्तियों में असंख्य रंध्र उपस्थित होते हैं जिनके द्वारा जलवाष्प होता है।
पत्तियों में जल वाष्प, पत्तियों में जल वाष्प जाइलम वाहिकाओं द्वारा होता है। पत्तियों में जल वाष्प जाइलम वाहिकाओं द्वारा होता है, वाहिकाओं द्वारा होता है। अगली लाइन से लिखेंगे, चेंज द पैराग्राफ। कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन, कोशिका से जल, कोशिका से जल के अणुओं का वाष्पन एक चूषण उत्पन्न करता है, एक चूषण उत्पन्न करता है जो जाइलम द्वारा जो जल को जड़ों से जाइलम द्वारा खींचता है, जो जल को जड़ों से जाइलम द्वारा खींचता है। देखिए, ये देखिए जल है, ये क्या है, जल है, और ये मान लीजिए एक क्या है, पादप है, और यहाँ पर क्या गया जल, भूमि में जल आया, जल कहाँ जा रहा है, नीचे भूमिगत हो रहा है। अब भूमिगत होने के बाद जल किसको मिला, मूल रोमों को, और जल के साथ क्या उपस्थित है, खनिज पदार्थ, फास्फोरस, मैग्नीशियम, है ना, जिंक, बहुत सारी चीजें हैं। जैसे अब ये कहा कि पालक में लोहा कहाँ से आ गया, कहते हैं कि पालक में आयरन होता है, तो पालक में आयरन कहाँ से आ गया, क्या इसमें लोहा डाला था आपने, खेती करते समय लोहा डाला था, नहीं ना, तो वो लोहा कहाँ से आया, उसमें जल में उपस्थित है, खनिज में उपस्थित है। तो भाई यहाँ होते हुए अब इसने क्या किया, मूल रोमों के द्वारा वह खनिज पदार्थ और वह जल होते हुए कौन सी क्रिया द्वारा, कल हमने बताया था, ऊपर जाता है जाइलम के द्वारा, है ना। अब ये जाइलम के द्वारा क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है, और प्रत्येक भागों में पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा है प्रत्येक भागों में, देखिए प्रत्येक भागों में पहुंचा, और ये किसका फिर क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन हो रहा है कि नहीं, इसका वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, और फ्लोएम द्वारा जब ये भोजन बनाता है तो फ्लोएम द्वारा ये सारे भागों में आ जाता है। क्या लिखा, तो चूषण द्वारा, तो इसमें जल को खींचा जा रहा है, किसके द्वारा, नीचे से किसके द्वारा खींचा जा रहा है, जाइलम के द्वारा। तो आपने क्या लिखा, जाइलम कोशिकाओं द्वारा खींचा जाता है। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन के समय ही संभव होती है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया दिन के समय ही संभव होती है, क्योंकि दिन में रंध्र खुले रहते हैं, क्योंकि दिन में रंध्र खुले रहते हैं। तो ये थी आपकी बाष्पोत्सर्जन। अब दूसरी हेडिंग डालेंगे उत्सर्जन, उत्सर्जन। जिसे कहते हैं एक्सक्रिएशन, जिसे कहते हैं एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन, यानी कि शरीर से उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकलना ही हमारा क्या कहलाता है, उत्सर्जन। जैसे हम लोग मल मूत्र त्यागते हैं, वह एक उत्सर्जन क्रिया, जैसे शरीर से पसीना बाहर निकल रहा है, ये क्या है, उत्सर्जन हो रहा है शरीर से, किसका, जल का हो रहा है, कि हम लोग निकाल रहे हैं जल को बाहर। कैसे निकल रहा है, अपने आप हो रहा है, क्योंकि इस समय क्या, ताप के कारण जो हमारे रंध्र हैं वो बहुत मुलायम हो चुके हैं, उनके रंध्र क्या हो चुके हैं, जैसे ये रंध्र हैं इस तरीके से, और दिन के समय ये, रात्रि के समय ये ऐसे हो जाते हैं, ऐसे, और जब दिन आता है तो ये ऐसे हो जाते हैं। तो बताओ ये जब बंद होगा किससे कुछ निकलेगा बाहर, नहीं, और जब रात्रि के समय ये जो आप छिद्र देख रहे हैं ये सब ऐसे खुल चुके हैं, इसके द्वारा बाष्पोत्सर्जन हो रहा है। तो ये क्रिया होती रहती है इस प्रकार से, ये क्रिया इस प्रकार से होती। अभी भी हम लोगों के रंध्र किस प्रकार से, रात में पसीना निकलता है, नहीं,
तो रात में स्थिति ये हो जाती है रंध्रों की, और अभी स्थिति ये है रंध्रों की। ठीक है, तो लिखिए सभी जीव जंतुओं में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, सभी जीव जंतुओं में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, सभी जीव जंतुओं में विभिन्न उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है, कुछ हानिकारक पदार्थों का निर्माण होता है। अब देखिए शरीर में हमारे हानिकारक पदार्थ है, ये पसीना है, शरीर से बाहर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, हमें नुकसान करेगा। जैसे कुछ लोग एसी में रहते हैं, उनको तरह तरह की बीमारियां इसी के कारण हो जाती हैं। आपने सुना है कि कभी किसान जो मेहनत करता है, जो मजदूर है, उसे किसान उसको शुगर हो, सुना है, उसको ब्लड प्रेशर हो, सुना है, नहीं सुना होगा। क्योंकि जो जब हमारे रंध्र बंद होते हैं, जब हमारे शरीर में जो अनावश्यक पदार्थ हैं वे शरीर से बाहर नहीं निकलते, तो शरीर में ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे हमारे शरीर में पानी की मात्रा जब बढ़ जाती है, यानी कि पानी पूर्ण रूप से क्षणित्र हो जाता है, तो वह अमोनिया का रूप ले लेता है, और हमारे शरीर में अमोनिया बहुत ही हानिकारक पदार्थ होती है। अगर वह शरीर में अमोनिया रहेगी तो कई अंगों को वह डैमेज कर देगी। इसी कारण वह आती है कहाँ पर, मूत्राशय की थैली में, और वहाँ पर वह बन जाती है यूरिया। फिर उसे हमें शरीर से बाहर निकालना होता है। जब नहीं निकालते हैं तो वह हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाने लगती है। तो ये हमारे लिए सब हानिकारक पदार्थ है जिन्हें शरीर से निष्कासित करना बहुत अति आवश्यक होता है। तो आपने ये लिखा, तो उदाहरण लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे उदाहरण। उदाहरण हेडिंग लिखिए, लिखेंगे श्वसन में CO2 बनती है, श्वसन में CO2 बनती है। देखिए CO2 हमारे लिए नुकसानदायक है तो शरीर में लेते हैं नहीं, O2 लेते हैं, CO2 को बाहर निकालते हैं, है ना। अगर जब जैसे आपने सुना होगा कि एक बंद कमरे में अगर ईंटी को जला के रख दिया जाए तो उसमें जो रहने वाला व्यक्ति होगा, जैसे ही धुआं उसके शरीर पर प्रवेश करेगा, उसके हीमोग्लोबिन में CO2 घुल जाएगी और कुछ समय के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो ये हमारे लिए इतनी हानिकारक है। तो क्या लिखा, श्वसन में CO2 बनती है तथा मानव शरीर में प्रोटीन, तथा मानव शरीर में प्रोटीन अमीनो अम्लों के, तथा मानव शरीर में प्रोटीन व अमीनो अम्लों के उपापचय से, अमीनो अम्लों के उपापचय से अमोनिया बनती है, उपापचय से अमोनिया बनती है। अमोनिया CO2 से मिलकर, अमोनिया CO2 से मिलकर यूरिया बनाती है। अमोनिया CO2 से, अब देखो जो CO2 पहुंची, अमोनिया अब क्या बन गई, यूरिया। तो अमोनिया CO2 से मिलकर यूरिया बनाती है। ये पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, ये पदार्थ शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना, इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक होता है, अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए हानिकारक होते हैं। इससे जीवों की मृत्यु भी हो जाती है, इससे जीवों की मृत्यु भी हो जाती है। जैसे यूरिन है, मान लीजिए हमें यूरिन महसूस हो रही, लेकिन हमें स्थान यूरिन त्यागने के लिए नहीं मिला, तो हमें क्या, हमें जब यूरिन बहुत अत्यधिक अपनी जगह पर भर जाती है, जैसे यहाँ पर 2 किडनी से लगी होती है, फिर यहाँ पर क्या आता है, इस तरीके से आता है, और यहाँ पर एक यूरिन ब्लैडर होता है, तो यहाँ से पानी क्षणित्र होकर इसमें जा गया, और जब आपको यूरिन त्यागने के लिए जगह नहीं मिली तो इसका आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा। जब आकार बढ़ जाएगा तो ये फट भी सकती है, या फिर ये पीछे जा भी सकती है, और ये डर गई तो इसको खराब करेगी, इसको डैमेज करेगी। किडनियां कैसे खराब होती है, जो समय से यूरिन नहीं त्यागता है ना। इसी कारण क्या हो जाती है, जो कम पानी पीता है उसके कारण किडनियां खराब हो जाती हैं। क्योंकि अगर हम टंकी में थोड़ा सा पानी भरेंगे, कुछ समय के बाद उसमें क्या होगा, काई लगेगी बहुत सारे। लेकिन अगर हम टंकी में रोज क्या है, पानी भरते रहे,
और पुराना पानी को निष्कासित करते रहे। तो क्या उसमें गंदगी होगी? नहीं होगी। तो क्या लिखा आपने? हानिकारक होते हैं जिनका इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो ये था आपका क्या था? उत्सर्जन। हेडिंग डालेंगे मानव में उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन। तो ये हम कल कराएंगे, ठीक है। करा देंगे, लिख लो। अच्छा, मानव में उत्सर्जन, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग्स, एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग। तो जैसे हमने बताया यूरिन त्यागने को ही मानव में उत्सर्जन कहते हैं। लिखेंगे मानव के उत्सर्जी तंत्र में, मानव के उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, मानव के उत्सर्जी तंत्र में एक जोड़ा वृक्क, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग होता है। अब देखिए एक जोड़ा वृक्क, ये देखो एक जोड़ा है, दो हैं, दो को एक जोड़ा कहते हैं। एक जोड़ा वृक्क, एक वाहिनी और एक स्थान, ठीक। क्या लिखा? मार्ग होता है। मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग, लिखो मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। मानव शरीर में मुख्य उत्सर्जी अंग वृक्क होते हैं। वृक्क सेल के बीज की आकृति के होते हैं। वृक्क सेल की आकृति के होते हैं। ये उदर गुहा में कशेरुक दंड के, ये उदर गुहा के कशेरुक दंड में, कशेरुक दंड के यानी कि उदर गुहा क्या है? पेट। उदर है, ये क्या है? चेस्ट है, ये उदर है। उदर गुहा की ये कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे, ये दोनों यहाँ पे स्थित है। तो उदर गुहा के दंड के दोनों ओर स्थित होते हैं। दोनों ओर का मतलब है दाएं तथा बाएं, दोनों ओर स्थित होते हैं। प्रत्येक वृक्क 10 सेंटीमीटर लंबा, प्रत्येक वृक्क 10 सेंटीमीटर लंबा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर मोटा होता है, मोटा होता है। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। वृक्क के ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि पाई जाती है। फिर लिखेंगे अगली लाइन से, वृक्क में यूरिन बनने के बाद, वृक्क में यूरिन बनने के बाद यह यूरिन ब्लैडर, हिंदी में मूत्रवाहिनी कहेंगे, मूत्र बनने के बाद या मूत्रवाहिनी में, तो हम आपको इंग्लिश में लिखा रहे हैं। वृक्क में यूरिन बनने के बाद ये यूरिन ब्लैडर में होता हुआ, ब्लैडर से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा ये वहीं पर एकत्र रहता है, तथा ये वहीं पर एकत्र रहता है और इसे वहीं से निष्कासित भी किया जाता है, और इसे वहीं से निष्कासित भी किया जाता है। तो ये थे मानव में उत्सर्जन। तो इस प्रकार से जो हमारे शरीर में जो पदार्थ, जैसे हमने कुछ तलीय पदार्थ खाए, रसीले पदार्थ खाए, जल पिया, तो इस प्रकार से हमारा ये जल किस प्रकार से निकलकर चला गया। तो आपको ये क्लियर हो गया। कल इसके आगे हम आपको वृक्क की क्रिया विधि पढ़ाएंगे, ठीक है।